हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल में, जहां पर आज हम वॉइस पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पार्ट 7 में पार्ट 6 की तरह से ये भी आपके लिए एक एडवांस लेवल का रहने वाला है। इस सेशन में सबसे पहले हम इट इज ड्यूटी वाले सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में जिनका प्रयोग होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम यहां पर लेकर के आए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इट इज ड्यूटी, यदि इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग जो है एक्टिव वॉइस में होता हो, इट प्लस इज प्लस ड्यूटी शब्द यदि आता हो, तो ये मान लीजिए ये ड्यूटी का भाव जो है हम पैसिव वॉइस में हम किससे देंगे, बी प्लस सपोज्ड प्लस टू से, बी सपोज्ड। ओके, इसका मतलब ये होता है कि पैसिव वॉइस में यदि आपने इसका प्रयोग किया है तो आप ड्यूटी का, कर्तव्य बोध का भाव जो है यहां पर उपस्थित करते हैं। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में इट दिया गया हो, इट के बाद में बी का रूप, फिर योर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, हर ड्यूटी, माई ड्यूटी, इस प्रकार से करके कुछ लिखा हुआ हो, फिर इसके बाद में कोई टू इन्फिनिटी और इसका ऑब्जेक्ट आगे दे रखा हो, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको अलग से ये याद रखना है कि इट प्लस बी प्लस ड्यूटी शब्द का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, तभी आपको पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर को काम में लेना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे, सेकंड पर्सन यू लिखेंगे, फिर उसके बाद में बी का रूप लिखेंगे आर, फिर सपोज टू, और फिर बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही आपको रख देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले से सेंटेंस आपके लिए तैयार रखा है, देखिएगा क्या लिखा गया है, इट, उसके बाद इज योर ड्यूटी टू ओबे योर पेरेंट्स, इट इज योर ड्यूटी टू ओबे योर पेरेंट्स, अर्थात यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करो, पालन करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू, यू, इसके साथ बी का रूप आर लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे सपोज्ड, यू आर सपोज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स उच्चारण पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेरेंट्स न कि पेरेंट्स, ऐसे नहीं पढ़ना आपको, पे के साथ ए का साउंड लेना है, पेरेंट्स। ओके, तो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या रहा, यू आर सपोज टू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर जिरंड कॉम्बिनेशंस जो है उनके पैसिव वॉइस की बात करने वाले हैं दोस्तों। किसकी बात करने वाले हैं, अर्थात वो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के वो वाक्य है जहां जिस वाक्य में हमें जिरंड, जिरंड का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते हम फटाफट यहां पर एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा पहले जिरंड के बारे में बात कर लेते हैं। जिरंड की यदि आप बात करें तो अलग से आपके लिए इसमें एक वीडियो आएगा जहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तहत हम जिरंड को, टू इन्फिनिटी को और पार्टिसिपल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं उनमें जिरंड भी उनमें से एक होता है, तीन होती है, टू इन्फिनिटी होता है, पार्टिसिपल होता है और जिरंड होता है। तो जिरंड क्या है, फिलहाल मैं थोड़ा सा हल्का सा इस पर चर्चा करूंगा, उतना ही जितना अभी आपको इस टॉपिक के लिए जरूरत है। बाकी यदि आप विस्तार से इसको पढ़ना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसके लिए अलग से जिरंड पे एक वीडियो जरूर आपके लिए डालूंगा। ठीक है दोस्तों, जिरंड क्या होता है, जिरंड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिएगा। जब हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हम क्या जोड़ दें, आईएनजी जोड़ दें। क्या जोड़ दें जी, आईएनजी जोड़ दें। तो ध्यान दें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या काम कर सकता है आपके लिए, किसी वाक्य में मैन वर्ब का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है, मैन वर्ब का काम कर सकता है। किसी वाक्य में यह एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, अर्थात यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता सकता है। इसके अलावा यह क्या कर सकता है, किसी नाउन का कार्य कर सकता है। किसका कार्य कर सकता है, नाउन का कार्य कर सकता है। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके लिए कितना काम करता है, हाँ जी बताइए कितने काम करता है, तीन काम करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन काम करता है। मैन वर्ब का काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम कर सकता है और नाउन का काम कर सकता है। तो ध्यान दें, जब यह आपके लिए मैन वर्ब तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है तब आप इसे जो नाम देते हैं उसको देख लीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब आप इसे क्या कह के पुकारेंगे, प्रेजेंट
पार्टिसिपल कह करके पुकारेंगे। लेकिन जब यह आपके लिए नाउन का काम करता है तब आप इसे क्या कहेंगे? जिरंड या वर्बल नाउन कह करके पुकारेंगे। क्या कहेंगे? जिरंड या वर्बल नाउन कह करके पुकारेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। फॉर एग्जाम्पल फटाफट से देखते हैं। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम। इस वाक्य में गोइंग आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि मैन वर्ब है। तो मैन वर्ब है तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर मैन वर्ब के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। क्लियर? ओके, देखिए, ये देखिए, द बर्निंग ट्रेन, एक मूवी का नाम भी है, टाइटल भी है ये, द बर्निंग ट्रेन। यहां पर ट्रेन क्या है? नाउन है, और बर्निंग शब्द क्या कर रहा है? इस नाउन की विशेषता बता रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। काम क्या कर रहा है? इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो हम सीधे तौर पे क्या कहेंगे कि यहां इस वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। समझ आ रहा है दोस्तों? बहुत साधारण सी बात है। लेकिन यदि नाउन का कार्य करें, जैसे मैं कहूं स्विमिंग, स्विम प्लस आईएनजी, स्विमिंग इज अ गुड वर्कआउट, स्विमिंग इज अ गुड वर्कआउट। तो यहां इस वाक्य में स्विमिंग शब्द जो है वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है कि नाउन का कार्य है। ठीक है, नाउन के द्वारा सब्जेक्ट का कार्य किया जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैं क्या कहूंगा कि यहां इस वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे नाउन आया है, नाउन के रूप में क्या है? जिरंड आया है। अर्थात एक ऐसा नाउन है जिसका निर्माण किससे हुआ है? वर्ब से हुआ है, इसलिए हम इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी हम जिन वाक्यों को लेने जा रहे हैं, जिनके हम पैसिव वॉइस की बात करने जा रहे हैं, उन वाक्यों के एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में जिरंड कॉम्बिनेशंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? जिरंड कॉम्बिनेशंस का प्रयोग होगा। ठीक है, यदि आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में जिरंड कॉम्बिनेशन का प्रयोग हुआ है तो हम किस प्रकार से उसका पैसिव वॉइस बनाए, जानने के लिए देखिए। ठीक है, मान लीजिए यहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ है, वर्ब के बाद में जिरंड है, एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब के बाद जिरंड है, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब के रूप में आपको चंद शब्द जो है तैयार करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। यदि वर्ब के रूप में किसका प्रयोग हुआ हो? एडवाइज, इंसिस्ट, रेकमेंड, सजेस्ट, इस प्रकार के यदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो याद रखें, पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करेंगे? दैट प्लस शुड का इस्तेमाल करते हुए पैसिव वॉइस का निर्माण करेंगे। कैसे? वाक्य पे चल के देखते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस पहले से आपके लिए तैयार रखा है, द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट ऑन यूजिंग मास्क। तो आपको क्या करना है? द प्राइम मिनिस्टर एज इट इज लिखना है। जो वर्ब दे रखी है उसको भी आप एज इट इज रखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट। अब क्या करेंगे? यहां नाउन को, इसको पहले लेकर के आएंगे। पहले आप दैट का प्रयोग करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर इंसिस्ट दैट मास शुड बी यूज्ड। आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अर्थात आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के फॉर्मूले में क्या होगा? जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट दे रखा है उसको वैसा का वैसा रखें, वर्ब दे रखी उसको वैसा का वैसा रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? दैट लिखेंगे, और जो जिरंड के बाद जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसे लिखेंगे। फिर क्या लिखें? शुड, फिर बी प्लस जो जिरंड के रूप में वर्ब दे रखी है उसका थर्ड फॉर्म आप यहां पर तैयार करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका पैसिव वॉइस रहा। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। एक सेंटेंस और है अपने लिए जिसके हमें यहां पर लिखना बाकी है। ही रिकमेंडेड बाइंग सैनिटाइजर्स। ही रिकमेंडेड बाइंग सैनिटाइजर्स। तो पिछले वाले वाक्य में यूजिंग शब्द जो था जिरंड था,
यहां इस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या देखते हैं, ही यहां पर सब्जेक्ट है, रिकमेंडेड यहां पर वर्ब है, बाइंग जिरंड है, सैनिटाइजर्स ये ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, लेकिन इस वर्ब के लिए नहीं, इसके लिए। ओके, तो आप आ जाइए यहां पे पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिख दें, ही रिकमेंडेड। अब इसके बाद में आप दैट का प्रयोग करें, दैट जो बाइंग के बाद में जो ऑब्जेक्ट था उसको लेकर के आए, अर्थात जिरंड के बाद वाले ऑब्जेक्ट को, दैट तो क्या लिखेंगे, सैनिटाइजर्स शुड लिखें, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो जिरंड के रूप में वर्ब आई है उसका थर्ड फॉर्म बॉट। तो आपका वाक्य कैसे तैयार हुआ, ही रिकमेंडेड दैट सैनिटाइजर्स शुड बी बॉट। तो दोस्तों मेरे ख्याल में यहां पर इस पे कहीं पर कोई चूक नहीं हो रही होगी आपसे, बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने अच्छी तरह से इसका पैसिव वॉइस तैयार किया है। आगे बढ़े तो देखते हैं कि एक और पैटर्न हमारे सामने मौजूद है जहां पर जिरंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, दूसरे पैटर्न की बात कर रहे हैं, जिरंड के दूसरे वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले पैटर्न में अपन ने क्या किया था, वहां पर दैट प्लस शुड का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया था। ठीक है, वहां पर कुछ वर्ब्स मैंने आपके लिए निश्चित कर दी थी कि ये फला फला वर्ब्स आती हो तो आपको क्या करना है, दैट प्लस शुड वाले पैटर्न को पैसिव वॉइस में काम में लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान दे पहले वाले पैटर्न में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, वर्ब के तुरंत बाद में क्या था, यस जिरंड था। यहां पर वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है, जिरंड, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अर्थात वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर जिरंड और फिर ऑब्जेक्ट। पहले क्या था, वर्ब के तुरंत बाद में जिरंड था। ओके, तो करना क्या है, सब्जेक्ट को वैसा का वैसा रखें, वर्ब को वैसा का वैसा रख दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अपन आगे ले जाएंगे। ठीक है, कहां किस तरह से देखते हैं, यहां पर फिलहाल क्या करना आपको, जिरंड अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसका पैसिव वॉइस बनाइए। और आपको तो पता ही है, पहले सेशन में अपन ने बात करी थी, यदि वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो और उसी का पैसिव वॉइस बनाना हो तो बी का कौन सा रूप आएगा, बीइंग। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे, और ये थर्ड फॉर्म कौन सी है, जिरंड की। ठीक है, किसकी है, जिरंड की। और फिर उसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है उसे रखिए, फिर बाई लगा करके वाक्य को समाप्त करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, देखिए पहले सेंटेंस देखिए, आई सब्जेक्ट है, रिमेंबर वर्ब है, माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, टेकिंग ये जिरंड है, मी ऑब्जेक्ट है, टू कुछ एक्स्ट्रा मान लीजिए, एडिशनल मान लीजिए, एडवर्बियल पार्टिकल्स दे रखे यहां पे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको वापस यू रखिए, आई रिमेंबर। ठीक है, यहां तक का पार्ट आपने रिपीट किया, आई रिमेंबर। अब क्या करना है, जो जिरंड है उसका पैसिव वॉइस तैयार कीजिए, अर्थात उससे पहले बीइंग लगाइए, आई रिमेंबर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिए, टेकन आई रिमेंबर बीइंग टेकन। ठीक है, जो कुछ एडिशनल लिखा है उसको लिख दीजिए, टू स्कूल, किसके द्वारा, बाय माई पेरेंट्स, कि मुझे याद है कि मेरे माता पिता मुझे कहां लेकर के जाते थे, कहां लेकर के जाते थे, स्कूल लेकर के जाते थे। ठीक है, अगला सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक वर्ब दे रखा है, पीपल ऑब्जेक्ट है, टेलिंग यहां जिरंड है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, व्हाट टू डू एक अदर से क्लोज दे रखा है। तो क्या रखना है अपने को, आई डू नॉट लाइक बीइंग, और इसका क्या लिख देंगे, टोल्ड, बीइंग टोल्ड क्लोज लिख देंगे, व्हाट टू डू, बाई पीपल लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई डू नॉट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मुझसे कहें कि मुझे क्या करना है।
ठीक है दोस्तों, यहां पर आपके लिए हम जिरंड के 2 कंस्ट्रक्शंस लेकर के आए थे। ठीक है, तो ये तो रही अभी तक जिरंड की अपन ने बात करी। अब इसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का निर्माण करते हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस तैयार करते हैं, तो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस तैयार करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम प्राय बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जगहों पर अपन बाई के बजाय टू, इन, एट, विद इस प्रकार की प्रिपरेशंस का भी प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ करके आ चुके हैं। ठीक है, अब ये बाई प्लस एजेंट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इंपॉर्टेंट बात देखी जाए तो मोटे तौर पे 2 ही है कि कई बार तो क्या होता है, हम बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल करते हैं और कई बार नहीं करते पैसिव वॉइस में। ठीक है, कब हम इसका इस्तेमाल करें और कब ना करें, ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें हमें जरूर कर लेनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि पैसिव वॉइस में हम बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल कब नहीं करें। ठीक है, तो एक तो मोटे तौर पे अपन यूं कह सकते हैं, मान लीजिए कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, लेकिन उस कार्य को हम बताना नहीं चाहते, उस व्यक्ति के बारे में बताना नहीं चाहते। ठीक है, हम जानबूझ करके नहीं बताना चाहते, तो हम बाई प्लस एजेंट को नहीं लिखते हैं, सीधी सी बात है। या फिर वह अनइंपॉर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, मान ली काम ही इंपॉर्टेंट है, काम को करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी बातें आपने बिल्कुल पढ़ी होंगी। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो मोटे तौर पे हम अभी ये जानने वाले हैं कि पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट का इस्तेमाल कब नहीं करते हैं, किस सिचुएशन में नहीं करते हैं। तो लीजिए यहां पर सब्जेक्ट इज नॉन टू ऑल, जब हमें सब्जेक्ट का पता हो, अर्थात कर्ता के बारे में पता होता है कि यह कार्य फला फला व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है, तो उसको लिखने की जरूरत कहां है। जैसे मान लीजिए ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब किसी कार्य को करने वाला परफॉर्मर या डूअर या कर्ता जो निश्चित होता है कि यह काम इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, भैया गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है, तो आप कहेंगे पुलिस। ओके, नॉट पुलिस, नॉट पॉलिस। क्या जवाब देंगे? पुलिस। ठीक है, उच्चारण की अपन पहले बात कर चुके हैं उसकी। गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है? पुलिस। स्वाभाविक सा आंसर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तो नहीं करता। आपने कभी किसी को गिरफ्तार किया है? अरे आपके प्यार के अलावा की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, आपने जरूर किया होगा, अपने प्यार में गिरफ्तार किया होगा, हो गए होंगे। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियली कस्टडी में लेने की बात कर रहा हूं। तो गिरफ्तार करने का कार्य कौन करता है? पुलिस करती है। ओके, इलाज करने का कार्य कौन करता है? डॉक्टर करता है। ठीक है, तो यहां पर कार्य बिल्कुल निश्चित। खेती करने का काम कौन करेगा? ठीक है, कौन करेगा? किसान करेगा। ठीक है, पढ़ाने का कार्य कौन करता है? कोई अध्यापक करता है। तो इस प्रकार से ये कार्य क्या है? बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, इनके परफॉर्मर्स, इनके डूअर्स क्या है? निश्चित है। तो जब हमें पता हो कि कर्ता कौन है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में प्राय पीपल, पुलिस, फार्मर, डॉक्टर, टीचर, ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो है प्राय सब्जेक्ट बनते हैं और इनके द्वारा जो इनके प्राथमिक कर्तव्य हैं वो साथ में दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस देखिएगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप पहले ला करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द थीव्स। हैव का प्रयोग हुआ है तो क्या लिखेंगे? हैव बीन अरेस्टेड। द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड। अब बताइए कि यहां पर पुलिस शब्द को लिखना जरूरी है? मेरे ख्याल में नहीं।
अब यहां पर पुलिस शब्द को लिखा जाना कतई भी आवश्यक नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात को? यहां पर पुलिस शब्द को लिखना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ठीक है, वाक्य को आप बोल के देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में हमने क्या कहा कि पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप यहां पैसिव वॉइस में क्या कहेंगे? चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है बाई पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो पुलिस के द्वारा शब्द जो है इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, पता चल रहा है भैया गिरफ्तार करने का काम कौन करता है। ठीक है, पुलिस करती है। समझ गए आप मेरी बात को? एक सेंटेंस और ले लीजिए। द डॉक्टर एक्स-रेड माई हैंड, कि डॉक्टर ने मेरे हाथ का क्या किया? एक्सरे किया। अब ये जांच करना, शरीर की जांच करना, इंजेक्शन लगाना, इलाज लिखना, प्रेस्क्रिप्शन लिखना, ये सब काम किसके? डॉक्टर्स के। हालांकि कुछ और लोग भी करते हैं, बट बेसिकली दे आर द ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? माई हैंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप ले आइए, was x-rayed by the doctor लिखने की अब इसमें आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पर क्या आपको समझाने की कोशिश करी है। लेकिन किंतु परंतु ध्यान दें, ठीक है, यदि ऐसा हो, कैसा हो? जैसा मैं बता रहा हूं वही वैसा हो। क्या बता रहा हूं देखिएगा, यही शब्द सेंटेंस में दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिख देता, राजस्थान पुलिस have arrested the thieves। राजस्थान पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, कि राजस्थान पुलिस ने क्या किया? चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, पुलिस शब्द जो है यहां पर आपका सब्जेक्ट तो है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहां पर राजस्थान एक और अन्य नाउन लिख करके इस पुलिस शब्द की विशेषता बता दी। अब ये जनरल सेंस में यूज नहीं हुआ है, अब ये पुलिस शब्द एक आपके लिए स्पेसिफिक वर्ड बन गया है। अब इसे आपको लिखना है, आप इसे पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, द thieves have arrested दे रखा है, तो क्या लिखेंगे अपन? have been arrested, have been arrested by राजस्थान पुलिस, क्योंकि अब हमने इसको पुलिस शब्द को स्पेसिफाई कर दिया, इससे पहले राजस्थान शब्द लिख करके। ठीक है दोस्तों, समझ गए मेरी बात को आप? जब आपका सब्जेक्ट बिल्कुल ऑब्वियस इनफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड, इतना स्पष्ट हो, स्वाभाविक हो, पहचाना जा सकता हो, तो इसको नहीं लिखना है बाई प्लस एजेंट के रूप में। लेकिन उस शब्द से पहले यदि कोई अन्य शब्द आ जाए, उसको मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसे स्पेशल कैटेगरी में डाल दे, स्पेसिफिक बना दे, तो फिर इसे आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे आपने ये सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, पीपल स्पीक English all over the world। People speak English all over the world। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यह आपका एडवर्ब हो गया। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अर्थात क्या लिखेंगे? इंग्लिश। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आइए। इज, एम, आर में से क्या लिखेंगे? इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल
ओवर द वर्ल्ड, अर्थात अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाती है। बाई पीपल बोलने की जरूरत क्या है? अरे भैया भाषा कौन बोलेंगे? लोग ही बोलेंगे, ठीक है। कोई जानवर तो नहीं बोलेंगे ना जिनकी आपको समझ में आती है, ऐसा तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो यहां पर बाई पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। समझ गए आप मेरी बात को? लेकिन यदि मैं ऐसे लिखूं, लेकिन यदि इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, इंडियन पीपल स्पीक हिंदी, तो अब देखिएगा पीपल शब्द दे रखा है, ठीक, लेकिन इससे पहले इंडियन शब्द आ गया, इसकी विशेषता बता रहा है। तो अब इसे लिखना पड़ेगा, वॉइस में चेंज इस प्रकार से होगा, हिंदी इज स्पोकन बाय इंडियन पीपल। अब आप इसे जरूर लिखेंगे। समझ गए? ये सब बातें देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं कि हम कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, इसके बारे में क्यों अध्ययन कर रहे हैं, तब तक आप संपूर्ण अध्ययन कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं, अक्सर इस प्रकार के एग्जाम्स जो हैं, इस प्रकार के सवालात जो हैं आजकल एग्जाम से पूछे जाने लग गए हैं कि बाई प्लस एजेंट लिखोगे या नहीं लिखोगे, ठीक है। इस प्रकार के आते हैं, तो हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इस प्रकार से बुक्स में कई मैंने देखा है कि लिखा नहीं होता, या फिर ऐसे लिख दिया जाता है कि ये फला फला शब्द आ जाए तो इन्हें आप बाई प्लस एजेंट के रूप में मत लिखिए, ठीक है। क्यों मत लिखिए ये नहीं बताया गया होता है। तो मैं आज ये जो सेशन है इसी वजह से लेकर के आया हूं। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उनको भी मैंने देखा है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बात को यहाँ पे क्लियर करूं। और हमारी जो पहले जो बुक्स मेरी आ चुकी है मार्केट में, ठीक है, उन बुक्स में भी मैंने इनका जिक्र किया है। और अभी रिसेंट मेरी कुछ और बुक्स भी आने वाली हैं जिनमें मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में आपके सामने लिख करके आ रहा हूं, ठीक है। फिलहाल आप यहां पर देखिएगा। इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और भी हमें जान लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाइड्स में, बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि पीपल, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, इस प्रकार के शब्द आए हों तो इन्हें बाई प्लस एजेंट के रूप में मत लिखिए, ठीक है। तो मैंने भी कहा मत लिखिए, कब? जब ये जनरली यूज हो तब। इस प्रकार से कोई शब्द इनसे पहले आ जाए, स्पेसिफिक कैटेगरी में इनको डाल दिया जाए, तब तो लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे, ओके लिखेंगे। लेकिन एक सिचुएशन और भी तो हो सकती है कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाते हैं, जो इनके प्राइमरी फंक्शंस है, प्राइमरी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज के अलावा यदि कुछ और दे दिया गया हो, यस, कुछ और दे दिया गया हो, तब भी आपको इन्हें लिखना पड़ेगा, भले ही इनसे पहले कोई शब्द इनको मॉडिफाई करने के लिए नहीं आया हो। सेंटेंस देखिएगा तो पता चलेगा। मान लीजिए सेंटेंस जो है, अ डॉक्टर abused a man, a doctor abused a man। हमने तो पढ़ रखा है भाई डॉक्टर शब्द आ जाए तो मत लिखना, ठीक है। चलिए डॉक्टर शब्द को क्यों लेते हैं, मैं चेंज कर देता हूं। लो, पुलिस अब्यूज्ड अ मैन ऐसे कर देते हैं। पुलिस शब्द तो बिल्कुल आपने पक्का पढ़ा होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, पुलिस का ये कोई प्राइमरी ड्यूटी थोड़ी है गाली निकालना, नहीं है, ठीक है। अब इसे आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? लिखना पड़ेगा। क्या सेंटेंस क्या रहेगा आपका? अ मैन वॉज अब्यूज्ड, एक व्यक्ति को गाली निकाली गई बाय पुलिस, यो लिखना पड़ेगा आप इसे, ठीक है। मेरी बात से आप सहमत हैं, समझ गए? तो आगे बढ़े। इसी में बाई प्लस एजेंट के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हैं, ठीक है। अगला जो फैक्ट है उसमें यह चीज मैंने आपके लिए लेकर के मैं आया हूं कि व्हेन नॉट नॉन टू एनीवन, जब आपका सब्जेक्ट जो है अस्पष्ट हो, अर्थात पता नहीं किसने किया, नहीं पता, ठीक है, तब
आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पता हो किसने किया है तब भी नहीं लिखना है, लेकिन विशेष परिस्थितियां जो मैंने दो ऐड ऑन कर दिया, मैंने इसमें दो विशेष परिस्थिति ऐड ऑन किया है, उनको आप चेक कर लीजिएगा तब लिखना है। अब इसमें आ जाते हैं, क्या कह रहा हूं कि जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, अज्ञात हो, तो उसको लिखने की जरूरत ही कहां है जब आपको पता ही नहीं है। जैसे समवन हैज पिक्ड अप माय पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली। अरे किसने काटी नहीं पता, पता होता तो समझ गए, हाँ पता होता तो आप कुछ ना कुछ कर ही थे ना, ठीक है। जब नहीं पता है तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं भाई, अर्थात वहां पर आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कब नहीं लिखेंगे, कब आपका सब्जेक्ट अस्पष्ट होगा, नॉन टू ऑल कब होगा, ठीक है, नॉन टू एनीवन कब होगा। पहली कंडीशन, सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस इसमें आते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ही क्या होता है, अनिश्चित, अज्ञात, अर्थात आपका कर्ता क्या है, अनिश्चित है, अज्ञात है, आप नहीं जानते, ठीक है। तो कौन कौन से आते हैं इसमें, आप जिसमें जितने भी कंपाउंड प्रोनाउंस है वो आ जाएंगे। समवन आ जाएगा, अब समवन से क्या बन गया आपका, समबडी बन गया, एनीवन आ जाएगा, एनीवन से क्या बन गया, एनीबडी बन गया, नो वन आ जाएगा, नन आ जाएगा, नोबडी हो जाएगा, वन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, एवरीवन आ जाएगा तथा एवरीबडी आ जाएगा। इस प्रकार के शब्द जो है यदि आपके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट हो, किसके सब्जेक्ट हो, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट हो, तो आप इन्हें पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के रूप में मत लिखना, समझ गए, ठीक है। तो पहला क्या लिया आपने, इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिया। फॉर एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, पहला सेंटेंस आ रहा है, समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, समवन, कोई, तो ये कोई कौन है, जानते हो, नहीं जानते, अज्ञात है, अनिश्चित है, अज्ञात है, इंडेफिनिट है, ठीक है, आप नहीं जानते इसके बारे में, तो इसको लिखने का फायदा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई समवन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, समझ गए। बाई समवन लिखने की यहां पर आपको कतई जरूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स और देखिए, अभी जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं, यहां पे जो एग्जांपल लिखने वाला हूं, यह एग्जांपल जो है काफी सारे एग्जाम से बहुत बार पूछा गया, एक स्टैंडर्ड इसको एग्जांपल माना जाता है। देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, वन तथा उसके रूप का कहीं पर भी प्रयोग है उसको हटाइए। पहले ड्यूटी शब्द लिखिए आप, ड्यूटी शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, डन बाई वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनिश्चित है, अज्ञात है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है नहीं पता है, ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं लिखने वाले हैं। अंडरस्टैंड, ओके। आगे बढ़ते हैं। यही इसी सेंटेंस के बारे में मैं नोट लगा करके बात करना चाहूंगा, इसी शब्द के बारे में। किसके बारे में, कौन से शब्द के बारे में बात कर रहा हूं, वन शब्द की बात कर रहा हूं। ऐसा एक प्रश्न अभी मुझे याद आया है, जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2008 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें प्रश्न आया था और प्रश्न कुछ इस तरह से था दोस्तों, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, कि उनमें से किस लड़कों में से किसी एक ने
अब कौन सा एक था ये नहीं पता, लड़कों में से किसी एक ने उसके बच्चे की, उसके बेटे की जान बचाई। तो वन ऑफ द बॉयज ये सब्जेक्ट हुआ, सेव्ड वर्ब हुई, और हिज सन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हिज सन को हम इधर लिखेंगे, हिज सन सेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में से चुनिए। हिज सन वॉज चुन लिया अपन ने, वॉज को, हिज सन वॉज सेव्ड। अब हमें इसे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वन के बाद में क्या है, ऑफ द बॉयज, अर्थात प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है, और फिर द बॉयज नाउन। ये दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं यहां पे, ये दोनों मिलकर के यहां वन शब्द जो है इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, पोस्ट मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके बाद में आकर के इसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाई वन ऑफ द बॉयज। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं पीछे की ओर वापस चलता हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। यहां पर मैंने ये जितने भी शब्द लिए हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस के रूप में आपके सामने मौजूद हैं, यदि आप इन्हें मॉडिफाई करना चाहें, इनकी विशेषता बताना चाहें, तो ध्यान दिला दूं कि इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस का दूसरा नाम भी है कंपाउंड प्रोनाउंस। और कंपाउंड प्रोनाउंस जो है कभी भी एडजेक्टिव अपने से तुरंत पहले नहीं लेते हैं, अपने तुरंत बाद में लेते हैं। कहां लेते हैं, बाद में लेते हैं, ठीक है। तो यदि इनकी विशेषता बतानी हो तो क्या होता है, इनके बाद में कोई प्रेपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है और वो उनकी विशेषता बताता है। तब आपको पैसिव वॉइस में इन्हें बाई प्लस एजेंट के रूप में जरूर लिखना चाहिए। याद रख लीजिएगा, आपको ये सब बातें कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे बुक्स का स्टडी करने के बाद में जगह जगह से मैं खोज करके लिए सारी चीजें आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। अक्सर बुक्स में लिखा था कि फला फला शब्द आ जाए तो इन्हें आप बाई प्लस एजेंट के रूप में पैसिव वॉइस में यूज मत कीजिए। मैं भी कहता हूं मत कीजिए, लेकिन फला फला यह कंडीशन आ जाए कि इनको पोस्ट मॉडिफिकेशन यदि मिल जाए, इनके तुरंत बाद में इनकी विशेषता बताने वाले शब्द आ जाए तो जरूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। यह सेंटेंस आपने नोट कर दिया होगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वी तथा दे, इस प्रकार के शब्द जो हैं इनका प्रयोग भी आपने जरूर किया होगा और इनके बारे में भी जरूर पढ़ा होगा कि इनका प्रयोग जो है जब किसी वाक्य में होता है तो हम इन्हें पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट के रूप में नहीं रखते हैं दोस्तों, ठीक है। यह भी आपने जरूर देखा होगा। लेकिन कब, जेनेरिक सेंस में, अर्थात सामान्य अर्थ में, जब सभी लोगों के सेंस में इनको हम प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, जेनेरिक सेंस में, जनरल सेंस में यूज करते हैं, तब आप इन्हें बाई प्लस एजेंट के रूप में मत लिखिए। जैसे दे हैड द वर्ल्ड कप 2011 इन इंडिया। उन्होंने वर्ल्ड कप 2011 का आयोजन इंडिया में किया, भारत में किया, ठीक है। तो यहां पर देश शब्द का प्रयोग जो है आयोजनकर्ताओं के लिए हो रहा है, ठीक है, जनरल सेंस में हो रहा है, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और ये आपका एडवर्बियल है। पहले ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, अर्थात क्या लिखने वाले हैं, द वर्ल्ड कप 2011 हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में से वॉज चुनेंगे, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही है, हेड। द वर्ल्ड कप 2011 वॉज हेल्ड इन
इंडिया। अब इसे बाई देम करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए? ठीक है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, इसी प्रकार से देखिएगा, वी अमास द वेल्थ, हम लोग क्या करते हैं, धन संपदा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, वी सब्जेक्ट है, अमास वर्ब है, द वेल्थ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताइए वी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पूरी मानव जाति के लिए हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है, आपके लिए भी हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा है, सभी के लिए हो रहा है। तो फिर ये जनरल सेंस में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए मत लिखिए आप इसे नहीं लिखना है। तो पैसिव क्या बनेगा इसका, द वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इस एमआर का प्रयोग कीजिए। द वेल्थ इज अमास्ड, अर्थात धन संपदा इकट्ठी करी जाती है। तो इसको अब लिखने की यहां पर आवश्यकता नहीं पड़ती है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि मैं यो लिखूं, वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं भाई, हम कौन, हम लोग, हमारा होगा 5-10 का ग्रुप होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो फिर मैं अब जनरल सेंस में तो बात नहीं कर रहा ना, तो अब जनरल सेंस में जब मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहा हूं किसी ग्रुप के लिए, तो आप इसे लिखिए। अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हमसे, इंग्लिश इज स्टडीड बाय अस, समझे? अब आप इसको वी को जरूर यहां पर लिखेंगे, ठीक है जी। इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट, वे हमेशा क्रिकेट खेलते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी सर्टन ग्रुप ऑफ बॉयज की बात कर रहा हूं, गर्ल्स की बात कर रहा हूं जो रोज क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, मैं अपने मोहल्ले के लड़कों की बात कर रहा हूं जो रोज क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो यहां पर दे का प्रयोग जो है वो किसी स्पेसिफिक सेंस में हुआ है, न कि जेनरिक सेंस में। तो स्पेसिफिक सेंस में हुआ है, तो अब आप इसे लिखिए। तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या रहेगा, क्रिकेट इज ऑलवेज प्लेड बाय देम। समझिए दोस्तों, ठीक है, समझ आ रहा है? इसके अलावा मान लीजिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में ऐसा कुछ दिया गया, ऐसा कोई सब्जेक्ट दिया गया हो जो बिल्कुल आसानी से पहचाना जा सकता हो, तो हमें उसको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इसकी बात हालांकि मैं घुमा फिरा करके पहले भी कर चुका हूं, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, इस प्रकार के शब्द जो है अपन ने लिए थे। ठीक है, तो देखिए, अ बेकर बेक्स ब्रेड, एक बेकर क्या करता है, ब्रेड को बनाता है। ठीक है, अब हमें पता ही है ब्रेड बनाने का काम कौन करता है भाई, बेकर ही करता है, बेकर ही करता है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, ब्रेड इज बेक्ड बाय अ बेकर, लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो हमें कब किसी बाई प्लस एजेंट को लिखना चाहिए, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। जब आपका बाई प्लस एजेंट बिल्कुल डेफिनेट हो, निश्चित हो, ठीक है, उस वक्त हमें इसे लिखना चाहिए। जैसे कोलंबस
डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक है, डेफिनेट है, तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ठीक है दोस्तों, तो आज ये जो सेशन रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के सेशन में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका प्यार जो है इसी प्रकार से मुझे मिलता रहे। आपके काफ़ी सारे लाइक्स, काफ़ी सारे व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, दिन पर दिन इनमें संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आपके जो, यदि आप टीचर हैं तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, अपने साथी हैं, उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं हर रोज़ नई नई जानकारियाँ जो है लेकर के आऊँगा। टॉपिक्स को बिल्कुल थॉरली यहाँ पर हम पढ़ेंगे, पूरा उसको एक एक इंच तक जा करके उसको खोद करके पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ इसमें बकाया नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।